जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबुज जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्डियन कौन है? अमेरिका, ईरान या फिर इंटरनेशनल लॉ? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका हॉर्मुज को ओपन रखेगा, अमेरिका इसका गार्डियन होगा और सिक्योरिटी कॉस्ट के बदले कार्गो पर 20% रिम्बर्समेंट लेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इसका काफी मजाक भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम फेयर रहेंगे। लेकिन सरकाजम को साइड रखते हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ट्रम्प वर्सेस ईरान नहीं, बल्कि आज सवाल है कि क्या किसी प्रेसिडेंट के एक सोशल मीडिया डिक्लेरेशन से इंटरनेशनल वाटरवेज पर जो टोल बूथ होती है वो खुल सकते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दुनिया के मोस्ट क्रिटिकल इंटरनेशनल जो नेविगेशन राउट्स है उसमें से एक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है ट्रांजिट पैसेज को इम्पेड नहीं किया जा सकता। और यूएन इंटरनेशनल का मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन है वो भी डायरेक्ट है। सिर्फ इंटरनेशनल स्टेट से ट्रांजिट करने के लिए मैंडेटरी टोल इम्पोज करने के जो लीगल बेसिस नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे सवाल हैं, उनको मैं थोड़ा सा समझूंगी। और ऑफ कोर्स मेरी नॉलेज इस पे लिमिटेड है, तो इस पे आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक्सपर्ट ऑन सब्जेक्ट। और सर एक गंभीर बीमारी के बाद वापस आए हैं सर। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू वंस अगेन ऑन द शो सर। मोस्ट वेलकम। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच एंड प्लेजर स्पीकिंग टू योर व्यूअर्स। आपके सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार और बात करने के लिए, एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं तो वेट कर रही थी कि आप जल्दी से अच्छे से रिकवर कर जाएं तो आपके साथ प्रोग्राम किया जाए। फाइनली यू आर रिकवरिंग वेल और हम सबकी प्रेयर्स आपके साथ हैं एंड होपफुली आप इसी तरह से ऐसे रिकवरी करते हैं। तो सबसे पहले सर सवाल मेरा आपसे ये कि यूएस ने जो सर ये प्रपोज किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि 20% चार्जेस हम लेंगे और सारा कुछ, तो सर एग्जैक्ट इंटरनेशनल अगर इंटरनेशनल लीगल इसका फ्रेमवर्क हम समझने की कोशिश करते हैं तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लेम? इसको मैं अगर डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूंगा जी सर। कि वर्ल्ड में जो समुद्र के जो लॉज हैं उनको पहले थे वो यूएन लॉज ऑफ सी। अभी उसके बाद में ये धीरे धीरे करके जब ये डेवलप हुए तो अभी जो लॉ पूरे वर्ल्ड में कारगर हैं उसको बोलते हैं अनक्लॉज 3। तो अनक्लॉज 3 जो है ये भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी, इसलिए उसको अनक्लॉज का ये फुल फॉर्म है। अभी अनक्लॉज 3 डिसाइड करता है कि कितने पानी में आपकी कितनी जूरिसडिक्शन है। अब अगर आप देखें इस डायग्राम के सामने, अगर मान लो ये जमीन का तट है, ये मान लीजिए ये ईरान का तट है, तो ये जो तट है इसमें 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल दर्शकों के लिए मैं बता दूं, तकरीबन ये बन जाता है 21-22 किलोमीटर। यानी कि 21-22 किलोमीटर तक जो पानी होता है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर जो है, जैसे कि आप समझते हैं टेरिटरी, तो टेरिटरी का मतलब ये मेरी ही जमीन है, इस पानी के, इस पानी पर मेरा अधिकार है, इस पानी के नीचे जो समुद्र है उस पर मेरा अधिकार है, और इस पानी के ऊपर जो एयर स्पेस है उस पर भी मेरा अधिकार है। ये टेरिटोरियल सी की डेफिनेशन होती है। और इस 12 नॉटिकल माइल के बाद, 21 किलोमीटर के बाद, फिर जब आता है उसको, जो वो पोर्शन उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें ये होता है 200 नॉटिकल माइल, तकरीबन आप समझ लीजिए 350 किलोमीटर से ज्यादा। तो ये जो पोर्शन है इसमें कोई भी आ जा सकता है, लेकिन इस पोर्शन में क्या है कि जो जमीन है, समुद्र की जो तट है और समुद्र का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर अगर तेल निकालना है, वहां की फिशिंग राइट्स जो हैं वो उस देश के पास समुद्री होते तल। हैं। हाँ, जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, जो ये कंडीशन हर जगह मीट नहीं हो सकती। अब आते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है कि वो एक बहुत पतला वाटरवे है और वो नेचुरल वाटरवे है। नेचुरल वाटरवे का मतलब हो गया कि वो
जैसे पनामा कैनाल किसी ने बनाई, सुएज कैनाल किसी का पैसा लगा, किसी की जमीन लगी, तो वहां पे वो अपना पैसा वसूल कर लेते हैं, तो वहां पे तो अलाउड है। लेकिन ये नेचुरल वाटरवे है, यहाँ पर आप किसी भी किस्म से कोई भी टोल वसूल नहीं कर सकते। तो चाहे अमेरिका बोले या ईरान बोले, दोनों ही गलत हैं। अब आती है बात, इस अनक्लॉस जो ये ट्रीटी है, इसके ऊपर ईरान ने साइन किया, लेकिन उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन नहीं हुआ। अमेरिका ने ना साइन किया, ना उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूव करा। और अमेरिका में जब ये डिस्कशन भी हुआ, तो ये हुआ कि नहीं, हमें तो कहीं भी जाने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो हम तो दादा हैं पूरे वर्ल्ड के, हमारा जो इंटरेस्ट है फिर वो पीछे रह जाएगा, इसलिए हम साइन नहीं करते। तकरीबन 170 देश से ज़्यादा इसको साइन, पार्टी से ज़्यादा इसको साइन कर चुके हैं ऑलरेडी। भारत ने साइन किया हुआ है और यूरोप के भी सभी देशों ने साइन किया हुआ है। अब आप देखिए कि इस पोजीशन को देखते हुए जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां पर अमेरिका का ब्लॉकेड लगाना या टोल वसूल करना बिल्कुल ही इलीगल है, 100% इलीगल है। और जाहिर है कि इसकी भनक थोड़ी सी अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस तो कर दिया, अब लगी है, क्योंकि अभी मुझे 5 मिनट पहले ये मैसेज आया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शायद वो 20% जो है वो विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये है तो गलत, जो मैं बोल गया वो बहुत ज़्यादा बोल गया और ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कानून के बरखिलाफ वाली बात हो गई। अब आती है बात ईरान की, क्या ईरान सही है? अब ईरान की प्रॉब्लम क्या है कि ईरान भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि एक क्लॉज है जो ये कहता है कि जो इनोसेंट ट्रैफिक है, अभी हुआ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 21-22 किलोमीटर ईरान की तरफ है, तो और 21-22 किलोमीटर ही जॉर्डन की तरफ है, और ये दोनों का बीच में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो इतना पतला है, जो नैरोएस्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो उस जगह पर अगर ये इस तरीके से है, तो इस हालत में ईरान का ये कहना, अच्छा दूसरा चीज क्या होता है कि जो ये टेरिटोरियल वाटर होता है, इसमें देश का ये हक होता है कि भाई मैं अपने टेरिटोरियल वाटर में से जो ट्रैफिक है मैं उसको रेगुलेट कर सकता हूं, मैं रूल बना सकता हूं, क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है। जैसे कि हमारे बॉम्बे के और गोवा के बीच में समझ लीजिए, अगर ये जो टेरिटोरियल वाटर है, कोई भी एक मान लो चीनी जहाज जा रहा है या पाकिस्तानी जहाज जा रहा है और हमें शक होता है कि नहीं इसका ये कुछ लेके जा रहा है, तो हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके रूल्स हम बना सकते हैं। तो वहां तक ईरान उसी आर्ग्यूमेंट को अपनी तरफ से उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो टोल, अगर आप फॉर्मल स्टेटमेंट देखें, अरागची वगैरह जो ये उनके पढ़े लिखे लीडर्स हैं, अरागची हो गया और गालिबाफ हो गया, वो ये सब इन्होंने डॉक्टरेट पढ़ी हुई है, इन्हें रूल मालूम है, तो इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम टोल लगाएंगे। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि भाई हम रूल बनाएंगे इस इलाके में, जो कि अनक्लॉज रूल के मुताबिक बिल्कुल सही है। लेकिन टोल की जहां बात आती है, तो टोल ईरान भी अगर लगाता है तो ईरान भी गलत है, क्योंकि एक इनोसेंट पैसेज का जो हक है, वो हक पूरे विश्व को है, और पूरे विश्व के कार्गो को है, जितने भी जहाज के और मालवाहक सामान है और टैंकर्स हैं, ऐसे जो शिप हैं, उनको वो हक है, और उस हक को वो ईरान नहीं रोक सकता। पैसा लेना या टोल लगाना ये गलत माना जाएगा, तो लीगली ये बिल्कुल गलत है। इसमें ईरान भी गलत है और अमेरिका भी गलत है। तो ओके ये अगर आप इसका विरोधाभास देखें, तो ये लीगल पोजीशन ये है। सर यहाँ पे तो बस यही आ जाता है कि कौन ज्यादा गलत है, बस यही सवाल है, सही और गलत को तो हाँ हाँ, कोई अब कौन क्वेश्चन ज्यादा ही। गलत की बात बताता हूं मैं, कि देखिए 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो है, लड़ाई शुरू की अमेरिका ने, जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी एक नया पैसा वहां पर चार्ज नहीं हो रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। तो ये एक पॉइंट है सोचने का। पॉइंट नंबर 2 सोचने का है कि ईरान का तो फिर भी वहां पर टेरिटोरियल वाटर है, और लेकिन अमेरिका का तो वहां पे कोई टेरिटोरियल वाटर नहीं है, वो तो इंटरनेशनल वाटर है। तो वहां कहाँ आप जाके ब्लॉकेड लगा रहे हैं, वहां पे आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं पैसे चार्ज करूंगा। तो
जाहिर है कि वो किसी भी हालत में अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से अगर मैंने अपना इसमें अपनी टिप्पणी करनी है तो मेरे विचार से तो अमेरिका जो है वो ज़्यादा गलत है ईरान के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, ये भी है कि ईरान भी कोई सही बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये माना नहीं जा सकता। पूरे वर्ल्ड को ये अपोज करना पड़ेगा, चाहे अमेरिका करे चाहे ईरान करे। भारत को भी अपोज करना पड़ेगा ये, और कि किसी भी हालत में पैसे लेना सही नहीं है, और जो नॉर्मल हमारा ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बंद करना सही नहीं है, और जो गलत है वो गलत है। तो चाहे वो कोई भी करे दोनों में से, इसको गलत ही माना जाएगा। और इसको इंसिस्ट करने की कोशिश, क्योंकि ईरान की जो दूसरी बड़ी गलती वो ये है कि ठीक है, जो तुम्हारा टेरिटोरियल वाटर है वो तो ठीक है, लेकिन आधा टेरिटोरियल वाटर तो जॉर्डन का है। अभी जॉर्डन में जो शिप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भी तो मिसाइल और ड्रोन मार रहे हो उधर भी, तो वो भी उस हिसाब से वो भी गलत माना जाएगा। हालांकि जॉर्डन ने अपनी तरफ से कोई टोल की बात नहीं करी। जॉर्डन से ईरान ने बात करने की कोशिश की थी, तो जॉर्डन ने इतना ही कहा कि ठीक है हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मालवाहक जहाज जो हैं वो टारगेट हुए हैं, जो कि ईरान ने टारगेट किए हैं। और ईरान ने पहले ये बता दिया था कि जी मैंने वहां पे माइन लगाई हैं। अभी माइन से कोई भी जहाज अभी तक किसी माइन से टकराया नहीं है, तो हो सकता है वो डराने के लिए हो कि ताकि कोई वहां से ना जाए और उसी इलाके से जाए जहां से मैं चाहता हूं कि जाए। तो ये एक्शंस जो हैं ईरान के, वो भी सही नहीं है। उसको भी किसी हालत में मेरे विचार से कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने अनक्लॉज साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया। फिर तो हॉर्मुज पर जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस और जिस तरह की चीजें, वो लीगल फ्रेम पर ऑफ कोर्स सवाल तो उसके बनते हैं। और साथ में अमेरिका तो यहाँ पे एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो जाता है। लेकिन सर, ऐसे में अगर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हॉर्मुज की अगर हम बात करते हैं तो सर ईरान तो पहले से ही बोलता था, जब तक वेस्ट एशिया में हमने कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पे नहीं देखा था, वो बोलता था कि हम ब्लॉकेट करेंगे क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। तो सर अभी जो अमेरिका कर रहा है, साथ में फिर रशिया के पास भी इस तरह से लेवरेज, तो सबके ज्यादातर इस तरह की पावर्स उनके पास है। रशिया के पास आर्कटिक शिपिंग राउट्स हैं, वहां पर भी वो इस तरह का सिमिलर प्रेसिडेंट इन्वोक कर सकता था, है कि नहीं सर? देखिए, ऐसा है कि हर देश की ज्योग्राफी अलग है, हम्म, और ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल करना लड़ाई के टाइम पे ये पूरे वर्ल्ड में सभी करते हैं, और जिसने ज्योग्राफी का अच्छा इस्तेमाल किया उसको हमेशा फायदा हुआ है। हम्म, चाहे वियतनाम में ज्योग्राफी का वियतनामीज ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने हम्म, जो उनके जंगल्स थे उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और अमेरिकी सेना इतने साल लड़ने के बाद भी उनको जीत नहीं पाई, फिर बाहर हार के बाहर निकलना पड़ा। तो ईरान भी इधर ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आप देखिए कि ईरान की ताकत, जाहिर है कि अमेरिका की ताकत के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जहां तक साजो सामान का सवाल है, लड़ाई के साजो सामान का। तो नुकसान तो ईरान को होगा ही होगा, लेकिन दो फर्क बहुत बड़े बड़े हैं। पहली चीज क्या है कि ईरान अभी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। तो क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो ईरान में अगर कितने भी लोग मर जाएं, ईरान को तकलीफ नहीं होगी, ईरान सह जाएगा उसको। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां पे ये क्वेश्चन मार्क है कि वो नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला लड़ने के लिए या ट्रंप अपनी मर्जी से लड़े। ये इसका सवाल अभी जवाब किसी के पास नहीं है। 99% नेतन्याहू की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान डायरेक्टली अमेरिका को के ऊपर लिए कोई खतरा नहीं था। तो अब जब लड़ाई होती है तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोला जाता है कि ये से जस्ट वॉर, अमेरिका के लिए ये जस्ट वॉर नहीं है, ईरान के लिए ये जस्ट वॉर है फॉर इट्स सर्वाइवल। तो अमेरिका में अगर कुछ कैजुअलिटी भी होंगी, 2 आदमी भी मरेंगे, वहां पे काफी हल्ला होगा इसके ऊपर। और जैसा कि उन अभी सामान भी, उनका साजो सामान भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। अब दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका के बेसेस चारों तरफ बने हुए थे, अब हर जगह तो उनका एयर डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं था, तो वो भी इन्होंने जो ईरान ने उसका इस्तेमाल करा, और ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी भी कुछ अच्छी इस्तेमाल करी। तो ये ईरान के हक में अभी तक जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि लोग सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट चीज जो ये पूछते हैं कि आगे क्या होगा। अब अगर आप आगे का देखें तो मेरा अपना मानना है कि कुछ और बमबारी करके प्रेसिडेंट ट्रम्प को समझ में आ जाएगा कि भैया मैंने बमबारी जितनी मर्जी कर लूं, कुछ और लोग मरेंगे, कुछ इंस्टॉलेशंस और बर्बाद होंगी, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने सरेंडर नहीं किया 20 साल में, तो ईरान अफगानिस्तान से डबल है साइज में, और ईरान की पहाड़ियां और ज्यादा दुर्गम है। तो एब्सोल्युटली ईरान सर। के सरेंडर करने का कोई कारण नहीं बनता। आप छोटा सिंपल कंपैरिजन है। तो अब क्या होगा उसके बाद में, ईरान के लेकिन मिसाइल और ड्रोन कम कम पड़ते जाएंगे, क्योंकि उनके पास अनगिनत सामान तो नहीं है ना। तो मेरा अपना मानना यह है कि ईरान क्या करेगा कि हर 2-3 दिन में किसी एक कार्गो शिप को ठोक दिया। अब जैसे एक कार्गो शिप को ठोका जाता है तो क्रू डर जाता है, वो बोलता है यार लड़ाई तुम्हारी जिसकी भी हो, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे घर में बैठे हुए हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी जो इंश्योरेंस है वो 3-4 गुना बढ़ा देती है कि भाई हम इतना इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो होता क्या है कि ट्रैफिक बंद हो जाता है। अब उसके बाद चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प 10 बार बोलते रहे कि मैंने ईरान के ऊपर 3 वेव मार दी बम्बों की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, कोई शिप वाला ये मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से जब तक उसको ईरान नहीं बोलेगा कि हाँ तो आप जा सकते हैं। अब दूसरी कहानी ये है कि अगर अमेरिका ये चाहे कि भाई मैं पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता हूं, इसका मतलब है कि अगर वहां पे 13 आइलैंड हैं जिसके ऊपर ईरान का वर्चस्व है या कुछ कोस्टल एरियाज हैं, तो अमेरिका को वो 13 के 13 कब्जा करना पड़ेगा। और पहले जब ईरान के ऊपर लड़ाई हुई थी तो उस हालत में 6 से 7 लाख सैनिक लगे थे। अब जिस हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तकरीबन 10 लाख सैनिक लगेंगे, जो अमेरिका किसी हालत में नहीं भेज सकता वहां पे। उतार सकता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राउंड ऑपरेशन हो नहीं सकता, और अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए सिर्फ एक शिप के ऊपर एक ड्रोन मारना है बस। जी। एक एसिमेट्रिक एडवांटेज है, ज्योग्राफिक एडवांटेज है ईरान के पास ऑफ कोर्स ईरान कि के वो पास है। इसको लंबा खींच सकता है। और जितनी बिल्कुल मिसाइल सर। उसके पास बची हैं, मैं एनालिस्ट हूं मिलिट्री का, तो मेरे अंदाजे से वो इसको कम से कम 6 से 8 साल तक खींच सकता है। और ऑफ कोर्स तो सर और एक और एडवांटेज ईरान के पास ये रहा, क्योंकि ईरान को पता था क्लियर कि ये दिन जरूर आएगा और उन्होंने तैयारी की इस दिन के लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत समय से बोल रहे थे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे वगैरह वगैरह। तो ईरान ने भी तैयारी की है। और ऐसा नहीं है कि तैयारी नेतन्याहू ने भी काफी की थी, क्योंकि नेतन्याहू को भी उसकी भी मंशा थी कि एक दिन ऐसा आना चाहिए। वो हर प्रेसिडेंट को लपेटने के चक्कर में रहते थे कि भाई आप ईरान के ऊपर अटैक करो। बाकी सब प्रेसिडेंट तो ने तो मना कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प झांसे में आ गए। अब जो भी इसका अंदाजा होगा कि उनके हक में होगा या नहीं होगा, ये तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ही इज द वन हु एग्रीड। यस सर। तो लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर अगर यही सब होना था, वापस स्ट्राइक्स और ये सारी चीजें, तो एमओयू क्यों हुआ? एमओयू होने के 3-4 कारण थे। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप इसको थोड़ा सा मैं इसको और इस विस्तार में बताऊंगा 2 मिनट के जी। अंदर, हाँ। कि देखिए ये लड़ाई एक अजीब सी लड़ाई है जिसके अंदर 3 पार्टी हैं, तीनों के एम अलग हैं, तीनों यस। की इच्छाएं अलग हैं। ट्रम्प की का एम क्या है कि मुझे मिड टर्म इलेक्शन जीतना है। जो मैंने एक डील साइन हुई थी ओबामा के बीच में, जिसे ईरान डील कहा जाता है, उसमें क्या था कि ईरान मान गया था कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा और आईएईए मेरा इंस्पेक्शन कर सकता है, ये वो मान गया था, और स्ट्रेट यस ऑफ सर। हॉर्मुज खुला हुआ था। अब ट्रम्प ने लड़ाई भी शुरू कराई, इतना एमुनिशन भी खर्च खर्चा कर किया। दिया, पैसा भी खर्च कर दिया। अब मुसीबत ये आ रही है, ओबामा बोल रहा है यार
तुमने इतना सब बर्बाद करने के बाद में तुम वो चीज भी हासिल नहीं कर पाए जिससे तुम 2018 में निकल के बाहर चले गए थे कि यार ये बेकार डील है। अब यस, उस समय ट्रंप ने क्या बोला था कि ये डील बेकार है, हमें ईरान को फोर्स करना है कि वो मिसाइल भी ना बनाए और वो अपने प्रॉक्सीज की मदद भी ना करे। लेकिन ईरान जो है वो ट्रंप की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, और अब यस, ट्रंप को ये लग रहा है कि अगर मैं ऐसी डील के साथ गया, इतनी बात वो ईरान मानने को तैयार है कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो हाँ, एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो अमेरिका को नहीं देगा किसी भी हालत में, ये उसने ऑलरेडी बोल दिया है। तो अब ट्रंप के सामने मुसीबत ये है कि अगर मैं सिर्फ इतनी चीज लेके चला जाता हूं कि चलो ईरान बम नहीं बनाएगा, तो वो डेमोक्रेट तो मेरी वहीं के जान वहीं खा है, जाएंगे इलेक्शन नथिंग के न्यू। अंदर। हाँ, कि इससे ज्यादा तो हमने बिना लड़े अचीव किया था, तो यस, तुमने क्या पूरे अमेरिका का क्यों सत्यानाश कर दिया। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की विडंबना है। नेतन्याहू की मतलब विडंबना ये है कि नेतन्याहू को सपोर्ट है हार्डलाइनर का, इलेक्शन उसके भी साल के एंड में होने वाले हैं। अभी हो रहे हैं सब, बिल्कुल, यस। हाँ, अब उसकी मुसीबत ये है कि वो सोचता है कि अगर मैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर हूं तो लोग मेरे साथ हैं और मेरे इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं, और वो इलेक्शन फिर से लड़ने के मूड में है। अगर मैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे करप्शन के केस भी इकट्ठे हो रखे हैं और लोग मेरे से यस, खुश भी नहीं है। अच्छा, अब तो उसके लिए क्या चाहिए कि लड़ाई चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए उसने जब ये एमओयू साइन हुआ तो उसने लेबनान में वो बोला कि भाई लेबनान वाली बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लेबनान एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि मैं कभी भी बोल सकता हूं कि जी लेबनान ने मेरे ऊपर 2 रॉकेट मारे, इसलिए मैंने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। यस, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो हर जगह अतिक्रमण कर चुका है। उसने कुछ एरिया सीरिया का लिया हुआ है, कुछ एरिया लेबनान का लिया हुआ है, हमास का अभी ग्रेटर इसराइल और इस गाजा का तरह कुछ। 70% एरिया ले लिया, वेस्ट बैंक में दुनिया भर के आदमी बैठा दिए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो इन चीजों से विड्रॉ नहीं करना चाहेगा, और हार्डलाइनर्स भी नहीं चाहते कि वो ऐसा हो, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके कई कुछ और पॉलिटिशियंस भी हैं। तो उसका यह है कि लड़ाई चलती रहनी चाहिए और ईरान को जितना अमेरिका ठोके उतना अच्छा है। तो वो इस एम के साथ चल रहा है। अब ईरान की क्या कहानी है। ईरान का एम था कि भाई सबसे पहले तो मुझे सरवाइव करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे पैसे चाहिए। तो मेरे जो पुराने इन्होंने पैसे फ्रीज किए हुए हैं वो पैसे मुझे खुलवाने हैं, और उसकी ये समझ में आ गया है कि जिस हिसाब से सिचुएशन है अमेरिका मेरे ऊपर ग्राउंड अटैक कर नहीं पाएगा, और उसके बाद आदमी चाहे जितने मरे, क्योंकि आईआरजीसी को भी कोई बहुत ज्यादा लव लॉस नहीं है क्या लोग मरने का। उनको ये लगता है कि यार चाहे कुछ भी हो, उस हालत में वर्चस्व हमारा होना चाहिए, और अगर अमेरिकी हमला करेंगे भी तो भी पूरा देश एक साथ जुड़ा हुआ है। अभी खुमैनी के जो प्रोसेशन हुआ था और जो बच्चियां मरी थी उसके साथ जो पूरा देश सेंटिमेंट से एक साथ जुड़ गए थे, तो उनको लगता है कि अभी ये हमें तोड़ नहीं पाएंगे। तो इस हालत में हम इनसे पैसे निकलवा पाएंगे, और ये तो वो इस एम में है कि हमने इनसे पैसे भी निकलवाने हैं, और हमने इनको जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो नहीं देना है। और मेरा अपना मानना है कि हालांकि एकदम क्लियर कट किसी ने कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि नेगोशिएशन ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो हार्डलाइन रिजीम है वो ये बोलेगी कि भैया हमें न्यूक्लियर बम भी बनाना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने बम बनाया। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले हल्ला करते रहे कि रॉकेट मैन इज ऑन सुसाइड मिशन किम के लिए, लेकिन जब उसका बम बन गया, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, जबकि नॉर्थ कोरिया ने बम भी बना लिया है, मिसाइल भी ऐसी बना लिया है कि वो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है, जो ईरान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो चुप है। सिमिलरली पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम है तो यस, उधर भी वो चुप हैं, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हैं, यस, और जितना ज्यादा पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम को सिक्योर करने वाली मिलिट्री है, वो जितनी क्लोज है टेररिस्ट से, उतना कोई और नहीं है। तो ये खतरा होते हुए भी वो चुप हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है जो कि मैंने किसी एक आर्टिकल में भी लिखा था, हालांकि अमेरिकियों ने उस आर्टिकल को ज्यादा घूमने नहीं दिया,
क्योंकि उनकी भी मीडिया कवरेज होती है। मैंने उसमें लिखा था साफ कि भाई हु इज प्रेसिडेंट ट्रम्प टू डिसाइड कि विच कंट्री विल हैव न्यूक्लियर वेपन एंड विच विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये अधिकार दिया किसने? नेतन्याहू को ये अधिकार दिया किसने कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा ईरान के पास? वो तो दादागिरी है, सीधी सी बात है। मेरी पास पावर है तो मेरी दादागिरी है। इजराइल ने छुप के न्यूक्लियर बम बनाया और 60 से 70 सिपरी के हिसाब से उनके पास न्यूक्लियर बम है, और वो आईएई का कोई इंस्पेक्शन नहीं करने देते। वो हाँ भी नहीं बोलते कि मेरे पास बम है, वो ना भी नहीं बोलते। तो ये एक हिपोक्रेसी है जो पूरे वर्ल्ड में है, और इस हिपोक्रेसी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। ना यूरोपियन कंट्री कोई बोलता है, ना कोई और बोलता है। और हमें भी धन्यवाद देना चाहिए हमारे कुछ लीडर्स का, जिन्होंने, क्योंकि देखिए सैंक्शंस का डर उस समय भी था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन एक बार न्यूक्लियर बम बनने के बाद में बहुत बड़ी चीज हो गई भारत के लिए कि आज की डेट में हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। हम तीनों तरीके से, हमारे पास लंबी मार की मिसाइलें जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, और हम तीनों तरीके से न्यूक्लियर का वार कर सकते हैं। तो और दो फिशिंग हमारी एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेटन नहीं कर सकता। यस ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान स्टेप लिया गया किसी ने, जिसने भी बिल्कुल लिया, सरकार हिम्मत सर दिखाई। काफी परेशान है अग्नि 6 से। उनका जो थिंक टैंक है सीआईएसएफ लगातार इस पे आर्टिकल्स लिख रहा है, बोल रहा है कि भाई भारत जो है अग्नि 6 बना रहा है, अग्नि 6 बना रहा है, उसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक है, तो क्यों कर रहा है भारत? लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स सर एक यूएस की हिपोक्रेसी जैसे आपने पॉइंट आउट की, यूएस के अपने जो स्टैंडर्ड्स है अपने हिसाब से बदल जाते हैं, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर बात हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ऑफकोर्स टेररिस्ट को लेकर आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एंटिटीज और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब पाकिस्तान में, लेकिन आप बोलते हैं कि ईरान टेररिस्ट नेशन है। उसके अलावा हम जोलानी की बात करते हैं, जोलानी कुछ दिन पहले तक तो वो टेररिस्ट थे, अब उनके साथ 1-to-1 वार्तालाप हो रहा है। आप उनको इनफैक्ट उसको सीरिया को आप उससे भी टेररिस्ट, उससे भी आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया। मतलब अपने हिसाब से सारा कुछ बदल देते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। कोई स्टैंडर्ड किसी के लिए, सबके लिए एक जैसा फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन सर इन शॉर्ट अब आके यही ऐसा सर, ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली ये जो क्राइसिस है थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सर ये रशिया यूक्रेन की तरह बड़ा लंबा चलने वाला है। आपको क्या लगता है कब शांति आएगी वेस्ट एशिया में? नहीं, ये लंबा चलेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में शांति आने के दो मेजर, शांति आने में दो बड़ी बाधाएं हैं। हम्म, ईरान ये नहीं दिखाना चाहेगा कि भाई जो मेरे प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है चाहे वो हुदीज हैं, मैं इनकी हम्म। मदद नहीं करूंगा। उनको वो कंडम तो नहीं कर सकता। तो वो जब तो तक सर क्लियर किया है लेबनान ईरान में, ने, वो बोलता है। हाँ, तो जब तक लेबनान में, अगर आप देखें वो जो भी ये 14 पॉइंट प्रोग्राम बना था एमओयू का, पहला जी पॉइंट है कि सब जगह सीज फायर होगा, लेबनान शामिल। फर्स्ट पॉइंट है वो। यस। तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये फर्स्ट पॉइंट अचीव हो ही नहीं सकता। इजराइल का कहना है कि लेबनान हिजबुल्ला डिसआर्म होना चाहिए, वो कभी नहीं होंगे। हिजबुल्ला का कहना है कि इजराइल पूरा निकल जाए बाहर लेबनान से, वो कभी नहीं होगा। तो ये नॉन स्टार्टर है। तो ये कभी लेवल कम होगा, कभी लेवल ज्यादा होगा, लेकिन ये चलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ईरान जो है ये अभी लो इंटेंसिटी की तरफ जाएगा, जैसे तालिबान चला गया था लो इंटेंसिटी में। फिर उन्होंने लो इंटेंसिटी वॉरफेयर करी और बड़े लंबे तक टाइम तक वॉरफेयर करी, और उसके बाद में फिर अमेरिका को फेडअप होके वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि यही चीज अमेरिका के साथ होगी। अभी तक अमेरिका में जोश है, इलेक्शन का जोश है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचते हैं कि अगर मैं ईरान को डरा धमका के कुछ अचीव कर लूं तो शायद मेरा को फायदा हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में ये होगा कि साफ नजर आने लगेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा अचीव कर नहीं पाएंगे। तो तब, और अचानक से मान लो उधर ताइवान में कुछ गर्मा गर्मी हो गई, या जापान के साथ कुछ गर्मा गर्मी हो गई, या साउथ कोरिया के साथ कुछ गर्मा गर्मी हो गई, तब इन्हें लगेगा कि यार हम तो यहाँ फंस गए। तो उस टाइम में फिर डिबेट होगी कि भैया निकलो यहाँ से, खत्म करो इसको। तो ये जब तक दोनों के ऊपर प्रेशर इस किस्म का नहीं आएगा,
कि इसको खत्म करो, तब तक अभी ईरान के पास में तो पूरा प्रेशर है ही, सब कुछ तो उनका बर्बाद हो गया है, अभी तो एग्जिस्टेंस का ही मामला है, तो वो तो अभी और नीचे जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या करना है कि जो कुछ भी एमुनिशन बचा हुआ है उसी को धीरे धीरे चला के और लो इंटेंसिटी वॉरफेयर अफगानिस्तान की तरह लड़ाई लड़ो। उनके पास एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही कुछ चलेगा और काफी समय तक चलेगा। बिल्कुल लंबा तो चलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20% रिम्बर्समेंट की बात की थी, अब थोड़ा सा उससे बैकआउट किया है, लेकिन ईरान ने उसका तो मजाक उड़ा दिया। आईएमओ ने लीगल जो प्रिंसिपल है उस पर क्लियर ऑब्जेक्शन रेज किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, जो सारा कुछ है, इसके साथ साथ जो सारा पूरा गल्फ के अंदर जो पूरा गल्फ स्टेट के साथ जो इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट्स है उसकी तरफ मूव किया है। लेकिन लीगल सवाल खत्म नहीं हुए अभी, क्योंकि हॉर्मुज जो है वो कब खुलेगा, ब्लॉकेड को लेकर सारी चीजें हैं, और सारी चीजें आपको पता ही है कि किस तरह का स्टेट है और किस तरह की जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, और उसकी वजह से जो हालात ग्लोबली उत्पन्न हुए हमने देखा। ऐसा लग रहा है कि एमओयू के पीछे या जब जो एक हमने थोड़ा सा एक ब्रेक देखा इस पूरे प्रोसेस में, लग रहा था तैयारी के साथ वापस आएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिका के पास एमुनिशंस नहीं है। तो ये वॉर कब तक चलेगा, अमेरिका कब तक झेल पाएगा। लेकिन जो कुछ भी है फिलहाल, इसका असर जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का भी हमने देखा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कई सालों से चल रहा है, ऑफ कोर्स उसका भी काफी असर पड़ा है। तो इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ कोर्स जरूर हिट होगी, और उसके इम्प्लीकेशंस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।